Hello students of class 12th, as we are continuing chapter number 3, major economic reforms, liberalization, privatization and globalization from 1991। तो जैसा कि इस चैप्टर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर क्राइटेरिया बहुत दिन से हम इसे 3-4 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 सेट ऑफ रिफॉर्म में इस पॉलिसीज़ को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरा चैप्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन के बारे में हमने समझा था, इसको पढ़ा, इसको बेहतर तरीके से हमने समझा। और लिबरलाइजेशन में भी 5 तरीके के रिफॉर्म्स किए गए। रिफॉर्म्स का मतलब है कि 5 तरीके का सुधार किया गया कि कौन कौन से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको रिवीजन कराऊं 5 जो है कि सेक्टर्स का, तो एक था इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, डी लाइसेंसिंग किया गया। दूसरा आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तीसरा आज से जो हम पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि ये 2 हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, टैक्स रिफॉर्म। चौथा फॉरेन एक्सचेंज। और 5वां ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। तो ये 5 तरीके के रिफॉर्म हमें पढ़ना है, जिसमें से अभी तक हमने 2 पढ़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। तो आज से हम अभी टैक्स रिफॉर्म पढ़ते हैं। देखिए, टैक्स रिफॉर्म दिया है पेज नंबर 42 एनसीईआरटी। टैक्स रिफॉर्म आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। कल भी मैंने बताया था और फिर आपको बता दे रहा हूँ व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की जो भी एक्सपेंडिचर्स होती हैं, गवर्नमेंट की कितनी एक्सपेंडिचर हुआ, गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू हुआ, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के टैक्सेशन क्या कलेक्शन कितना हुआ, ये सब कुछ फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आती है। तो टैक्स में आपकी फिस्कल पॉलिसी के बारे में एक तो आपको समझना है, ठीक है, इसमें रिफॉर्म्स लाया गया। दूसरी चीज़ें क्या है कि नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आप पढ़े भी होंगे। डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। देखो, टैक्स में क्या क्या चेंजेस लाए गए ये हमें समझना है। 1990s के पहले की क्या स्थिति हुआ करती थी टैक्स में, और 1991 के रिफॉर्म्स के बाद टैक्सेशन में क्या स्थिति आई, ये आपको समझना है। तो टैक्सेस में पहली चीज़ तो ये है कि रिफॉर्म फिस्कल पॉलिसी में लाया जाएगा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है हमने पढ़ा, जहाँ पे गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को क्या करते हैं, देखते हैं कि सरकार की कितनी इनकम आने की प्रोबेबिलिटी है, कितने एक्सपेंडिचर्स आएंगे, ये दोनों आपके फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। अच्छा, आगे देखेंगे कि 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका इंडिविजुअल पे भी लगाया जाएगा और किसी प्रॉफिट इंस्टीट्यूट मतलब किसी बिजनेस एंटरप्राइज पे भी लगाया जाता है। अच्छा, इसमें भी देखिए, जैसे इनकम टैक्स आपने सुना होगा, तो इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। वाई इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स? बिकॉज इट इज़ बीइंग इम्पोज्ड ऑन अ इंडिविजुअल। किसी एक आदमी पे वो क्या किया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स। दूसरी चीज़ इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो अच्छा, इसी में अभी एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि वो इंडिविजुअल पे लगाया जाता है। दूसरी चीज़ जो बिज़नेस इंटरप्राइज पे जो टैक्स लगाया जाता है, तो बिज़नेस इंटरप्राइज पे जिस तरह का टैक्स लगाया जाता है उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि बिज़नेस इंटरप्राइज और इंडिविजुअल पे टैक्स लगते हैं। सिंस 1991 there has been a continuous reduction in the tax on individual income, as it was felt that high rates of income tax were not important reason for tax evasion. ठीक है, it is now widely accepted that moderate rates of income tax encourages saving and voluntary disclosure of income. देखिए, इसमें क्या किया गया, इनकम टैक्स के पहले हम बात कर लेते हैं। तो 1991 के पहले जो भी टैक्स रेट लगाया करती थी सरकार, उसमें टैक्स इवेजन ज़्यादा देखने को मिले। टैक्स इवेजन का मतलब है कि टैक्स की चोरियाँ ज़्यादा देखने को मिली, ठीक है, टैक्स बहुत ज़्यादा लोग पे नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो सरकार ने 1991 के बाद क्या कर दिया कि जितना टैक्स सरकार लगा रही थी उससे और कम कर दिया। देखिए, मोटिव तो था कि सरकार कैसे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोष में, ट्रेजरी में ज़्यादा पैसा जमा करे। उसको करने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप टैक्स बढ़ाइए तब आपको जनता टैक्स देगी। लेकिन भारत सरकार ने ये किया कि जब पहले ही लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं तो भाई सही बात है, और हम बढ़ा देंगे तो क्या ही टैक्स हमारे पास आएगा। तो टैक्स इवेजन जैसी चीज़ें ज़्यादा थी। तो अभी क्या है, सरकार ने रेट ऑफ टैक्स को और कम किया कि लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टैक्स हमें पे कर सके।
That was the policy of government of India after 1991 in direct tax. और डायरेक्ट टैक्स में भी किसकी बात अभी हम की है? इनकम टैक्स की. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कॉर्पोरेट टैक्स. देखो दिया है, द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विच वॉज वेरी हाई अर्लियर has been gradually reduced. Efforts have also been made to reform the indirect tax levied on commodities in order to facilitate the establishment of common national market for goods and commodity. देखो क्या दिया है बाद में कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ये कॉर्पोरेट टैक्स में क्या दिया है कि इसे भी रिड्यूस किया गया, इसे भी कोशिश की गई कि जो ज़्यादा था इसे कम किया जाए. और ये तो डायरेक्ट टैक्स की बात है. इनडायरेक्ट टैक्स में भी जो टैक्सेस किसी कमोडिटीज़ पर लगाया जाता था, ठीक है, उसको भी कोशिश किया गया रिफॉर्म करने का और ऐसा फ्लेक्सिबल बनाने का कि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो टैक्स को पे करने में. अब ये तो 1990 से लेके और 2000 के बाद तक की कहानी रही. रिसेंटली अगर 4 साल 5 साल पहले की बात देखें तो GST को पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने पेश किया. In 2016, the Indian Parliament passed a law Goods and Service Tax 2016 to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. 2016 में भारत सरकार ने यानी कि एक प्रस्ताव रखा पार्लियामेंट में, जिसे पार्लियामेंट में एक्ट बना के पास कर दिया गया. GST के नाम से एक लॉ लाया गया कि अब एक यूनिफाइड और सिंप्लीफाइड यानी एक तरह का ही टैक्स रहेगा जो सारे लोगों के लिए अडॉप्टेड रहेगा. ये जुलाई 2017 से इफेक्ट पे लाया गया. This is expected to generate additional revenue for government, reduce tax evasion and create one nation, one tax, one market. 3 तरह के मेन मोटिव GST के थे. पहला कि सरकार को टैक्सेस ज़्यादा मिले, दूसरा टैक्स की चोरियाँ कम हो और लोगों को जो है कि एक यूनिफाइड टैक्स देना पड़े, बहुत बर्डन ना आए. तीसरा एक स्लोगन वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. ठीक है, एक तरह का ही टैक्स लगेगा एक मार्केट में. ठीक है, तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये उसका एक क्या दिया गया, स्लोगन दिया गया. Another component of reform in this area is simplification. Simplification का मतलब क्या है कि पहले जितने जब टैक्सेस लगाए जा रहे थे आपके जो है कि कह सकते थे कि कॉम्प्लिकेटेड थे, उसको सिंपल बनाने की कोशिश की गई. In order to encourage better compliance on the part of taxpayer, many producers have been simplified the rates of substantially lowered. ठीक है, तो टैक्स में इतनी सारी चीज़ें हमने देखी. टैक्स रिफॉर्म में हमने देखा अभी तक इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ये तीनों के तीनों बड़े बड़े टॉपिक्स में हमने देखा कि रिफॉर्म्स किस तरह से हुए हैं. ठीक है, लिबरलाइजेशन के अंतर्गत. अब देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म. फॉरेन एक्सचेंज क्या है? विदेशी मुद्रा. ठीक है, डॉलर, यूरो, ये सब कुछ हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है. और यही नहीं, अगर भारत से सटा हुआ एक देश है नेपाल, तो नेपाल की जो करेंसी होगी वो भारत के लिए क्या होगी? फॉरेन एक्सचेंज. और भारत की करेंसी नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी नेशन के लिए वो क्या होगी? फॉरेन एक्सचेंज होगी. तो द नेशन आइदर दे आर नेबरिंग नेशन टू अस और दे आर क्वाइट क्लोजर टू अस, बट फॉर देम आवर करेंसीज विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन एक्सचेंज. एक चीज़ हमने पढ़ा था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, अगर आपको याद हो तो, कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म है इसको भी पहले कौन चला रही थी? RBI चला रही थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब इसमें देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें बदलाव आई या कुछ बदलाव आया या क्या चीज़ें हुई, देखते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वॉज मेड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट in 1991 and immediate measure to resolve the balance of payment crisis. The rupee was devaluated against foreign currencies. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप समझे तो. सबसे पहले 1991 के बाद क्या किया गया? सबसे पहली चीज़ इसमें क्या किया गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करना था, जो है कि करेक्ट करना था, इस क्राइसिस से बचना था. अच्छा, तुमने शुरू में पढ़ा था परसों या नरसों, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि 2 तरह के मेजर्स होते हैं, स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल मेजर. उसमें एक में हमने क्या पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करे, स्टेबलाइजेशन मेजर में ही शायद था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नज़र रखे, उसमें डेफिसिट ना हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सही हो. और बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा क्या? किसी एक कंट्री का इकोनॉमिक रिलेशन दुनिया भर की कंट्री से कैसा है, उसी को इन शॉर्ट हम BOP कह सकते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रुपये की वैल्यू को और डिवैल्यूएट किया गया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी. इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो $1 बराबर 70 रुपये चल रहा है. इसका मतलब ये है कि $1 70 भारतीय रुपये खरीद के 70 भारतीय रुपये खर्चा करके $1 खरीदा जा सकता है. डैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट, और डैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज द करेंट रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज.
यानी कि कह सकते हैं कि भारत जो है 70 गुना पीछे चल रहा है डॉलर से, इसका यही मतलब है इन शॉर्ट। तो अभी क्या है कि भारत की करेंसी को और डिवैल्यूएट कर दिया गया 1991 के बाद। डिवैल्यूएट का मतलब ये होता है और कमज़ोर बना देना, यानी अब कह सकते हैं कि ये 70 रुपये से और बढ़ा के 80, 85, 90 कर दिया गया। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो एक आध बार शुरू में पढ़ते हैं बच्चों को ज़्यादा सा कन्फ्यूज़न होती है कि सर ये क्या, कैसे आप बता रहे हैं। लेकिन क्या है कि अगर मैंने इस रेट को बढ़ा दिया, यानी $1 बराबर 70 रुपये था, $1 इज इक्वल टू 70 इंडियन रुपी, ना $1 इज इक्वल टू 90 इंडियन रुपी। इसका मतलब है कि अब हम 90 गुना पीछे चले गए। अब हमें 90 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे एक सिंगल डॉलर खरीदने के लिए। बात समझ में आ रही है तुमको? ये चीज़ें हैं। तो अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जितनी हमें तो फॉरेन एक्सचेंज की नीड थी, हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए थे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था नहीं। तुमने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ही क्राइसिस था, 14 दिन के लिए मात्र पैसा बचा था देश चलाने के लिए। तो अभी क्या है कि भारत सरकार ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया कि चलो भैया हम अपनी करेंसी को क्या करते हैं, डिवैल्यूएट करते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी डॉलर वाली कंट्रीज़ है, यूरो वाली कंट्रीज़ है, जिनके फॉरेन एक्सचेंज मजबूत हैं, वो इंडिया से ज़्यादा ट्रेड करने चाहेंगे, जिसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा रिसीव होगा। ये मोटो आगे देखिए। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आया। इट ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। नाउ मोर ऑफन देन नॉट मार्केट्स डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लास्ट में क्या बता रहा है कि पहले आपने पढ़ा है कि RBI के उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी चल रही थी। अभी इसमें क्या कर दिया है कि जो RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो रहा था, अब उसको क्या कर दिया है आपका, अब उसको जो है कि क्या कह रहा था मैं, मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया है कि अब डिमांड और सप्लाई के टूल्स के बेसिस पे फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस निर्धारित होगा। अच्छा, ये भी क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ, पढ़ा भी है तुमने 11th में, डिमांड और सप्लाई के टूल के बेसिस पे। जैसे मान लो सपोज़ करना है, मान लो सपोज़ करो कि एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि $1 इज इक्वल टू 70 इंडियन रुपी। अगर मार्केट में डॉलर की लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, दुनिया भर के जितनी कंट्रीज़ हैं वो मैक्सिमम लोग डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, तो जिस भी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइस क्या होगा, इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगा। तो डॉलर और इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अच्छा, जब इंक्रीज़ होगा ना तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना ज़्यादा डॉलर मार्केट में सप्लाइड नहीं हो पाएगा। तो जब वो मार्केट में सप्लाई नहीं हो पाएगा और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो कंपैरेटिवली उसका प्राइस इंक्रीज़ ही करेगा, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ करेगा और प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो लोग उसे परचेज़ करना चाहेंगे, और जब लोगों के पास डॉलर ज़्यादा परचेज़ हो जाएगा तो अभी क्या होगा कि जब डॉलर ही डॉलर हर जगह डॉलर दिख रहा है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगी, फॉल होना चालू करेगी, क्योंकि उसका सप्लाई क्या है, बढ़ गया। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी करेंसी की डिमांड ज़्यादा रहेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अगर किसी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो प्राइस घटना चालू होगा। अगर किसी करेंसी की सप्लाई कम रहेगी तो उसका प्राइस जो है कि ज़्यादा होगा, और अगर किसी करेंसी की डिमांड नहीं रहेगी तो उसका प्राइस बढ़ना चालू होगा। अगर किसी करेंसी की डिमांड नहीं होगी तो उसका प्राइस घटना चालू होगा। तो ये 4 कंपोनेंट से हम समझ सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि RBI को कंट्रोल पूरी तरह से हटा के और मार्केट फोर्सेस पे चीज़ें आ गई कि अब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस तय होगा। मार्केट फोर्सेस का मतलब ये है कि अगर डॉलर का वैल्यू ज़्यादा है, अगर यूरो का वैल्यू ज़्यादा है तो इनकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा है। इंडिया का बहुत मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट का मतलब इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है इंडिया का, तो इसीलिए देखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है कि डॉलर के कंपैरिजन में कम है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर चीज़ों को आप रिलेट करते हुए चलेंगे तो, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि अरे यार थ्योरी है, इसको तो पढ़ लो, इसको रटना है, तो फिर ये चैप्टर समझ में आपके नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें ऊपर से जाएंगी। मेरे से अगर कोई पर्सनली पूछे कि सर इज़ मैक्रो इकोनॉमिक स्टफ और इंडियन इकोनॉमी, तो मेरा आंसर हमेशा इंडियन इकोनॉमी होता है, मैक्रो नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल करिएगा कि ये थ्योरी ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत सी इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं कि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर चैप्टर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा।
तो अब तक हमने बेसिक कंपोनेंट तो जाना है, स्टेबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल मेजर जाना, एक स्टोरी के जैसे समझा कि क्या आखिर ऐसे रीजंस थे कि फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की कमी रही, भारत को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा, भारत के पास इतना पैसा नहीं था कि लोगों के पैसा लौटा सके, उसके इंटरेस्ट पे कर सके और देश को जो है कि कंजम्पशन भी करा सके, इतना पैसा भारत के पास नहीं था। वर्ल्ड बैंक से अप्रोच किया, पैसा मिला, पैसा मिलने के मुताबिक एक शर्त रखी गई कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा और ग्लोबल होना पड़ेगा। भारत ने ये सारे शर्तों को माना, अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो लेकिन एक चीज़ तो है कि जब इसने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो कुछ प्रॉब्लम्स किस तरह की थी, जैसे प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर को फेस करना पड़ रहा था कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में कम्पीट नहीं कर पा रही थी। तो उससे बेनिफिट कस्टमर्स को ही है और सरकार को भी है कि पब्लिक सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगी, है कि नहीं। और दूसरी चीज़ कि अब फॉरेन मार्केट से भी कंपटीशन होगा, आप अपने आप फ़ोन बना रहे हैं, आज ही आप देख लीजिए मेड इन इंडिया का फ़ोन कितना चलता है, उससे ज़्यादा मेड इन चाइना का फ़ोन चलता है, उससे ज़्यादा दुनिया भर के और फ़ोन्स चलते हैं। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, उसका फ़ोन इंडिया में ज़्यादा चलता है। तो ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है, बात समझ में आ रही है। नहीं तो इंडियन प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांड है नहीं, ठीक है। तो इंडियन प्रोडक्ट के लिए भी अच्छा है कि वो भी इन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कम्पीट करे और एक अच्छा फेवरेबल मार्केट जो है कि सेटअप करे। तो लिबरलाइजेशन में क्या चेंजेस आए 1991 के बाद, ये इसके पहले क्या चीज़ें थी, वो पहले हमने डिस्कस किया था कि कुछ इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सबको क्या कर दिया गया, जो है कि रिजर्व कर दिया गया। अल्कोहल को छोड़ दिया गया, मेडिसिन को छोड़ दिया गया, फार्मास्यूटिकल्स को, एटॉमिक जो भी एनर्जीज़ की आपकी कामकाज जो होते हैं, ठीक है, मिसाइल्स, वेपन, इन सब को छोड़ के भारत सरकार ने जो है कि बाकी सारी चीज़ों को रिजर्व कर दिया प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। फिर इंडस्ट्रीज़ में क्या चेंजेस आए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या चेंजेस आए, टैक्स रिफॉर्म में क्या चेंजेस आए और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या चेंजेस आए, ये चारों रिफॉर्म को हमने स्टडी किया है। एक इसमें बच जाएगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, इसको आपको कल बता देंगे और कल ही हम प्राइवेटाइजेशन भी पढ़ेंगे। आप प्रिपेयर करिए इसको और नोट्स बना के मेरे को तीनों चैप्टर का आपको भेजना है और मैं बहुत जल्दी आप सभी लोग से, जो भी वीडियो देख रहा है, आप सभी लोग से मैं कांटेक्ट करूंगा कि आखिर क्या समस्या है कि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। ओके।